नमस्कार। सबसे बड़ा सुख निरोगी काया, और यदि आप ये सुख पाना चाहते हैं तो पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां जैसे आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा ये हमारी मदद कर सकती हैं। और इस विषय पर जागृति लाने के लिए आयुष मंत्रालय, भारत सरकार और दूरदर्शन की ये संयुक्त प्रस्तुति, हमारा ये नया कार्यक्रम आयुष्मान भारत। आधुनिक दौर में आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी जैसी चिकित्सा पद्धतियों को जन सुलभ बनाना कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है। भागदौड़ वाली जीवन शैली में ढेर सारी बीमारियों के इलाज के लिए लोगों को इन चिकित्सा पद्धतियों के प्रति जागरूक करना बहुत जरूरी है। आयुष मिनिस्ट्री यही चाहती है, जो हमारी चिकित्सा पद्धति है जो अभी दबी हुई थी उसको फिर एक बार उठाना और इसका उपयोग समाज के हर व्यक्ति को देना, उसको खुशहाल करना, उसको हेल्दी बनाना, उसको तंदुरुस्त बनाना, यही हमारा लक्ष्य है। तो जैसा कि केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद यसो नाइक साहब ने कहा कि जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां हैं इनके उपयोग को घर घर ले जाना बहुत ज़रूरी है। तो आइए आज के अंक में चर्चा करते हैं कि जो आयुष पद्धति है इससे किस तरह का उपचार संभव है, कैसे हम बीमारियों से बच सकते हैं। इस पर बातचीत के लिए स्टूडियोज में मेरे साथ 3 विशेषज्ञ मौजूद हैं। स्वागत करना चाहेंगे डॉक्टर मृदुला पांडे का, आप होम्योपैथी की विशेषज्ञ हैं, आपका स्वागत है डॉक्टर मृदुला। साथ ही हम कार्यक्रम में स्वागत करना चाहेंगे डॉक्टर तनुजा नेसरी का, आप आयुर्वेद के विशेषज्ञ हैं, और साथ ही यूनानी के एक्सपर्ट डॉक्टर रईस हमारे साथ हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर रईस उर रहमान। थैंक यू सर। डॉक्टर मृदुला, आपसे शुरू करेंगे और तीनों से मैं जानना चाहूँगा कि अगर इतिहास के पन्ने पलट कर देखें तो कितनी पुरानी पद्धति है होम्योपैथी और इसका मूलभूत सिद्धांत क्या है? देखिए, होम्योपैथी बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है और भारतीय चिकित्सा पद्धति भी नहीं है। होम्योपैथी का जन्म हुआ था जर्मनी में। इसके जन्मदाता थे डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हानीमैन। तो लगभग 200 वर्ष पुरानी ही पद्धति है। और इसका जो मूल सिद्धांत था, वो बहुत अच्छे केमिस्ट थे और बहुत सारी भाषाओं को जानते थे। जब वो एक बार ट्रांसलेशन कर रहे थे तो उन्होंने पाया, एक जो बुक थी उसको ट्रांसलेट करते करते उन्होंने देखा कि एक जो मेडिसिन है, एक सिंकोना बाग जो एक है, तब तो वो एक बाग की थी, उसके रस को अगर लगातार पीते हैं तो वो जो लक्षण पैदा करती है शरीर के अंदर, वो मलेरिया जैसे लक्षण होते हैं। उसी अगर हम दवाई बनाकर, उसी बाग के रस से दवाई बनाकर अगर हम रोगी को दें तो वो उस बीमारी को ठीक कर सकता है। जी, तो जर्मन पद्धति है और 200 साल पुरानी है। जी, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, ये इसका सिद्धांत है जिसके ऊपर ये काम करती है। लेकिन आयुर्वेद की बात करें तो ये तो भारतीय पद्धति और इसका इतिहास बहुत पुराना है डॉक्टर तनुजा। हाँ, बहुत पुराना है। हम तो ये कहते हैं कि आयुर्वेद ये वेदों का उपवेद है। अथर्ववेद का उपवेद आयुर्वेद को कहते हैं। तो इसको 5000 साल पुरानी एक, जिसको एक्सपीरियंस बेस जो सिद्ध हुई है, ऐसी ये चिकित्सा पद्धति है। और इसका सिद्धांत क्या है? मेन तो आयुर्वेद नाम से ही हम ये कहते हैं कि आयुर्वेद इज अ साइंस ऑफ लाइफ। तो हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ का जो एक नॉलेज बेस जिसमें है, एक जीवन पद्धति जिसमें कही है, ये एक वेद है। और ये इसका जो मूल सिद्धांत है कि वी आर अ मिनिएचर क्रिएचर ऑफ अ एंटायर यूनिवर्स। जैसे कि पंचमहाभूत तत्वों का ही एक हिस्सा एक ह्यूमन बीइंग है। और आयुर्वेद का जो मूल सिद्धांत है कि हम केवल एक शरीर ऐसा नहीं मानते हैं। तो हर एक जो हम चिकित्सा करते हैं, स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं, तो हम माइंड, बॉडी और स्पिरिट, ऐसे तीनों को, मतलब सत्वम आत्मा शरीरम त्रयम एतत् त्रिदंडवत ऐसे कहते हैं। तो जो कोई भी करनी है, चिकित्सा करनी है, स्वास्थ्य की रक्षा करनी है, तो हम स्पिरिचुअल, मेंटल और फिजिकल, ये तीनों स्तर पे तो होलिस्टिक हेल्थ की बात करती है आयुष पद्धति। तो जैसा होम्योपैथिक जो है वो जर्मन पद्धति है, यूनानी भी यूनान ग्रीस से आई है डॉक्टर रहमान। आप सही कह रहे हैं। यूनानी चिकित्सा पद्धति का जन्म यूनान में हुआ था, ग्रीस में, तकरीबन 2500 साल पहले। और इसके भी फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट को मानते हैं, बुकरात जिसे उर्दू में कहते हैं हिप्पोक्रेट। हिप्पोक्रेट इज ऑल्सो द फादर ऑफ मेडिसिन फॉर एलोपैथी। असल में एलोपैथ और यूनानी ये तकरीबन 16वीं सदी तक एक ही नाम था। 16वीं सदी तक
यूनानी ही पूरी दुनिया के मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई जाती थी। बाद में कुछ बाइफर्केशन हुआ, एलोपैथ अलग हो गई, जो कि उनकी आइसोलेटेड अप्रोच बन गई, और हम लोग होलिस्टिक हेल्थ को मानते हुए आगे बढ़ते चले। यूनानी मेडिसिन ये है। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने बताई कि एक हद तक एलोपैथी और यूनानी एक ही पद्धति जी है। हाँ, एक ही पद्धति है, फादर ऑफ मेडिसिन इज द सेम। लेकिन एलोपैथी में कहते हैं जी साइड इफेक्ट्स हैं, यूनानी में भी कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं? यूनानी की अप्रोच होलिस्टिक है, जैसे आयुर्वेद की बताई गई है। हम पूरी बॉडी को, कॉन्स्टिट्यूशन को सामने रख के इलाज करते हैं, हम किसी डिजीज को ट्रीट नहीं करते। पूरी बॉडी होती, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन सामने होता है, उसका हम इलाज करते हैं। कोई आइसोलेटेड डिजीज नहीं है। और आयुर्वेद में, यूनानी में और एलोपैथ में फ़र्क ही यहीं से आया कि जब वो आइसोलेटेड अप्रोच उनकी बन गई तो वो एलोपैथ में कन्वर्ट हो गई, और वो नेचुरल रिसोर्सेज को छोड़ के उन्होंने सिंथेटिक ड्रग्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया, सर्जरी को ज़्यादा डेवलप कर लिया। वो 16वीं सदी के बाद ये डिवीज़न हुआ। 16वीं सदी से पहले एलोपैथिक, यूनानी एक ही सिस्टम ऑफ मेडिसिन था। लेकिन अगर डिजीज की बात करें डॉक्टर मृदुला, होम्योपैथी क्या प्रिवेंशन पे ज़्यादा जोर देती है, क्यूरेटिव एस्पेक्ट पे, और कौन कौन सी बीमारियों में ज़्यादा कारगर है होम्योपैथी? ऐसा कि अभी जैसे यूनानी चिकित्सा पद्धति में आपने जाना कि ये एक बीमारी के लिए नहीं है, पूरी बॉडी के लिए। वैसे ही आयुर्वेद, आज हम आयुष की बात करें, आयुष में जितने भी हम आयुर्वेदा, यूनानी, योगा, नेचुरोपैथी, होम्योपैथिक, सिद्धा, ये सब एक रोग के पीछे नहीं है, ये पूरे टोटलिटी के ऊपर काम करते हैं। तो पूरे शरीर को देखा जाता है। एक सिर्फ रोगी अगर हमारे पास सिर दर्द के लिए आया है तो हम एक सिर दर्द की दवाई नहीं देते। सिर्फ भिन्नता इसमें वही है कि हम एक सिर्फ सिर दर्द की दवाई नहीं देंगे, हम पूरे रोगी को देखेंगे। और पहले दवाई दे के ऐसा भी हो सकता है कि सिरदर्द ही ना हो, प्रिवेंशन। देखिए, ये तो कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, लेकिन ऐसा अगर हमको ये हम पाते हैं कि कोई इस तरह के रोग हैं जिनमें प्रिवेंशन की ज़रूरत है, तो यस, ये साइंस, पूरी की पूरी साइंस मदद करती है किसी व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए। जब वो होम्योपैथिक दवाइयों का सेवन करता है या आयुष की किसी भी चिकित्सा पद्धति में जब वो जाता है तो उसकी रोग प्रतिरोधक शक्ति स्वयं बढ़ जाती है, तो उसको पूरी मदद मिलती है और बीमारियों से बचाव के लिए जी। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई डॉक्टर मृदुला की प्रतिरोधक क्षमता जो है, इम्यूनिटी, वो बढ़ जाती है। और यदि आप आयुष पद्धति से जुड़ा कोई सवाल करना चाहें तो इस समय आयुष्मान भारत आप सीधा फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर नोट करें, 23097532। द नंबर देयर ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन, 23097532। दिल्ली का एसटीडी कोड 011 अवश्य लगाइएगा। मोटे तौर पे कौन सी बीमारियां हैं जहां पर आयुर्वेद बहुत सक्षम है डॉक्टर तनुजा? हाँ, आयुर्वेद, एक तो आयुर्वेद में सभी आयुर्वेद का जो अष्टांग आयुर्वेद कहा है, तो हमें कहते हैं ना आयुर्वेद मतलब घरेलू उपचार है, ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में जैसे एलोपैथी में डिफरेंट स्पेशलिटीज़ है, ईएनटी है, गायनेक है, वैसे आयुर्वेद में भी अष्टांगों में आयुर्वेद कहा है, मतलब जिसमें ईयर, नोज, थ्रोट, गायनेकोलॉजी, पेडियाट्रिक्स, माता बाल संगोपन और सर्जरी, ये सभी अंगों में की तो सभी बीमारी की चिकित्सा आयुर्वेद में होती है। आयुर्वेद में हाँ, 8 स्पेशलिटी में कहा है। लेकिन जैसे आपने कहा कि व्हाट इज स्ट्रेंथ ऑफ आयुर्वेद, तो सब कहते हैं कि जैसे मृदुला जी ने भी कहा, प्रिवेंशन इज अ स्ट्रेंथ ऑफ आयुर्वेद। लेकिन अगर हम चिकित्सा की बात करें तो जितने भी लाइफस्टाइल डिसीजेस है, जिसको आज नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस कहते हैं, जिसमें मोटे तौर पे हम बात करें तो डायबिटीज़ है, हार्ट डिसीज़ है, इवन कैंसर भी है, तो इन सब में आयुर्वेद की अगर हम उपचार पद्धति, आयुर्वेद की कोई एक जड़ी बूटी दो और बीमारी ठीक हो जाएगी, ऐसे नहीं। इट इज़ अ मैनेजमेंट, उपचार पद्धति है। तो थोड़ा बताइए, क्योंकि आजकल कहते हैं जी दिल्ली हैज बिकम द डायबिटिक कैपिटल ऑफ इंडिया, इंडिया हैज बिकम डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। अगर किसी को मधुमेह की बीमारी है, क्योंकि आपने वन औषधि में भी बहुत काम किया, आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, तो कौन सी औषधि कारगर होगी? अगर एक तो आयुर्वेद इज अ इंडिविजुअलाइज अप्रोच है, टेलर मेड मेडिसिन है। जैसे कि हम कभी कोई भी कपड़ा अगर टेलर के पास जाते तो हमारे नाप का बनता है, तो आयुर्वेद भी इंडिविजुअलाइज अप्रोच से मेडिसिन देती है। लेकिन हर एक मधुमेह के अगर कोई संदेश देना है तो हम ये कहते हैं कि मेहेशु निशामल की, मतलब क्या है कि आंवला और हल्दी
रोज सुबह अगर एक एक चम्मच हम गर्म पानी से लें तो मधुमेह के जितने भी कॉम्प्लिकेशंस है उससे वो नहीं होते हैं। ये आम व्यक्ति भी ले सकता है? आम जो व्यक्ति सेहतमंद भी है? ले जाते हैं, आंवला हाँ। और हल्दी मिला के? आंवला और हल्दी मिला के गर्म पानी के साथ या शहद में मिला के सुबह या रात को गर्म पानी के साथ ले तो मधुमेह में एक अच्छा कंट्रोल आता है और कॉम्प्लिकेशन नहीं होते हैं। डॉक्टर रहमान इस समय पहले कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, उत्तर प्रदेश से संदीप। आइए उनका सवाल सुनते हैं। हेलो जी सर जी, मुझे पेट से प्रॉब्लम है 4-5 साल से सर। मुझे ताव पड़ता है सर, म्यूकस। इसका कोई आयुर्वेद या होम्योपैथी इलाज है सर? जी डॉक्टर रहमान। जी सर। हाँ, आँव के लिए 3 चीज़ें आप लें। ज़ीरा सफ़ेद, जो घरों में ज़ीरा इस्तेमाल होता है। हलेला ज़द, एक हड़ की किस्म है जो पीली होती है, और उसका बीज निकाल दें। ऊपर का जो हिस्सा होता है गूदा, उसे कहते हैं हमें हलेला जर्द, यानी पीली हड़, उसका पोस्ट ऊपर का हिस्सा, और अजवाइन देसी। ये तीनों हम वज़न ले लें बराबर वज़न में, और तवे में रख के हल्का सा भून लें, हल्का सा भून लें, और उसके बाद इसका पाउडर बना के सुबह शाम 1 चम्मच इस्तेमाल करें। 1 हफ्ते के अंदर आपकी आँव ठीक हो जाएगी। पर इसमें क्या लक्षण होते हैं? अमूमन बीमारी में क्या प्रॉब्लम होती है? ये बहुत कॉमन पेचिश या आँव जो हम कहते हैं, इसे पेट में मरोड़ उठता है, मरीज़ बार बार क्या कहते हैं टॉयलेट्स के लिए जाता है, और जो चीज़ खारिज होती है उसमें सफ़ेदी होती है, थोड़ा खून मिला होता है, पेट में ऐठन बहुत होती है, बार बार दौड़ना पड़ता है, मल कम आता है लेकिन म्यूकस ज़्यादा आता है और खून उसमें शामिल होता है। जी डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे होम्योपैथी की जो दवाई है वो कितने समय लेनी पड़ती है? अगर किसी भी, मान लीजिए ब्लड प्रेशर की बात करें, क्योंकि आजकल हाइपरटेंशन के बहुत पेशेंट्स हैं, किसी को ब्लड प्रेशर है, कितने समय दवा लेनी होगी? अभी आपको डॉक्टर तनुजा ने जैसा कहा था कि चिकित्सा टेलर मेड होती है, वही मैं कहना चाहूँगी कि अभी डॉक्टर रहमान ने जैसे उनके लिए एक दवा बताई कि वो लें, लेकिन शायद होम्योपैथी में हम लोगों को बहुत लक्षणों की ज़रूरत पड़ती है। जब तक हम उस रोगी के पूरी तरह से लक्षण ना जान लें, सबसे पहले हम रोगी का डायग्नोसिस करेंगे कि उसने जैसे बोला कि उसको बहुत ज़्यादा आँव जाता है, लेकिन वो आँव का कारण क्या है, क्यों उसको आँव बनता है। तो सबसे पहले उसका डिजीज़ डायग्नोसिस बनाएंगे कि उसको आँव किस कारण से है। उसके बाद हम उस पेशेंट के डायग्नोसिस पे जाएंगे, क्योंकि आँव गिरने वाले अगर हमारे पास 10 रोगी हैं तो हो सकता है कि होम्योपैथिक में उनकी सबकी दवा अलग अलग हो। वही आपके प्रश्न का जवाब है कि अगर हमारे पास हाइपरटेंशन का पेशेंट है, अगर सपोज हम यहाँ पर 10 लोग मौजूद हैं, हम सबको हाइपरटेंशन है, तो हमारा कॉज क्या है? एसेंशियल प्राइमरी हाइपरटेंशन है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन है, उस महिला, अगर कोई महिला है तो कोई प्रेगनेंसी के दौरान उसको हाइपरटेंशन है। पर डॉक्टर मुझे तो बड़ी हैरानगी की बात है, क्योंकि जो हमारी लेमन अंडरस्टैंडिंग है एलोपैथी में किसी भी बीमारी के लिए मोस्टली होता है जी यही गोली। तो हम ये समझें कि आयुष पद्धति में ऐसा नहीं है, और केस बाय केस डॉक्टर जानेगा और आपको दवाई देगा। तो इसलिए जब एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति अलग एक जो पैथी है, उसमें भी एक हमारा आयुष डॉक्टर भी उन्हीं सब किताबों से वो पढ़ता है, जानता है। जब तक वो बीमारी तो बीमारी है, वो ये नहीं देखती वो होम्योपैथी है, आयुर्वेदिक है, यूनानी है या एलोपैथिक है। जो बीमार व्यक्ति है, तो सबसे पहले हर डॉक्टर को, किसी भी चिकित्सा पद्धति को, तो उसकी बीमारी समझना बहुत ज़रूरी है। बीमारी वो एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन पढ़ते हम सभी डॉक्टर्स वही हैं। उसके बाद उस डायग्नोसिस को बनाने के बाद फिर वो अपनी आयुष चिकित्सा पद्धति के मार्फत जो उसको दवाई सेलेक्ट करनी है, वो दवाई उस पेशेंट के लिए। तो अगर मान लीजिए कोई 30-35 साल का कोई युवा ही है और वो ब्लड प्रेशर के कैटेगरी में आ रहा है 140-145 बीपी, तो फिर उसे दवा जो आप देंगे, जैसे एलोपैथी में होता है आपको ताउम्र लेनी पड़ती है, यहाँ भी लंबे समय लेनी पड़ेगी? देखिए, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है हाइपरटेंशन, अगर आप दवा भी लें साथ में, अभी आपने बोला है 35 के एज में आ रहा है और उसको डेवलप हो रहा है, तो उस समय हमें ये जांचना है क्या उसको हम मैनेज कर सकते हैं। अगर वो हमारी दवाइयों के साथ मैनेज होता है, साथ में लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, तो उसको और चीजें भी परहेज में करनी पड़ेंगी। वो दवाई खा रहा है इसका मतलब ये नहीं है वो नमक नहीं, नमक का उपयोग उसको कम करना पड़ेगा, एक्सरसाइज उसको करनी पड़ेगी, तंबाकू सेवन करता है उसको कम करना पड़ेगा, वो सारी चीजें मद्देनजर रखनी है। जी, तो जीवन शैली में बदलाव भी लाना होगा। इस समय एक और कॉलर है डॉक्टर तनुजा, उनका सवाल सुनते हैं। चंद्रकांता जी, अपना सवाल पूछिए प्लीज। जी सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरे हस्बैंड की किडनी जो है 20% कार्य करती है, उनका क्रिएटिनिन 7.4 आता है और यूरिया जो है 100। जी, आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने टेलीविजन का वॉल्यूम कम कर दें ताकि हमें साफ साफ सुनाई दे, और दोबारा अपना प्रश्न रखिए प्लीज। एलोपैथी डॉक्टर उनको किडनी ट्रांसप्लांट या डायलिसिस की सलाह देते हैं और वो हम कराना नहीं चाहते हैं, तो क्या आयुर्वेदिक या होम्योपैथी में
ट्रीटमेंट है कि उनकी किडनी ठीक हो जाएगी? जी Yes. डॉक्टर तनुजा। हाँ, ये बहुत अभी जिसको क्रॉनिक रीनल फेल्यूर कहते हैं, Yes. तो वो नेफ्रोपैथी जो डायबिटीज़ के कारण होती है या कि और इनका भी, जैसे उन्होंने कहा कि ये किसके कारण क्रिएटिनिन बढ़ा है, किसके कारण नेफ्रोपैथी हुई है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। फिर भी अगर क्रिएटिनिन और यूरिया अगर उनका बढ़ रहा है तो आयुर्वेद भी एक मेडिसिन और एक उपचार ऐसा नहीं है। उनके लाइफस्टाइल में बदल होना, परहेज रखना है, जैसे कि किडनी क्रिएटिनिन बढ़ा है तो वो रक्त की दृष्टि से किडनी की निर्माण आयुर्वेद की दृष्टि जड़ से अगर जाए तो जिनमें अचार, तली हुई चीज़ें, तीखा, फ्राइज चीज़ें वो उनको नहीं लेनी है। समय समय पे खाना लेना है, ये तो परहेज रखना ही पड़ेगा। लेकिन अगर कोई उपचार अगर करना है घरेलू तो उसमें एक बहुत अच्छा उपचार जो है वो जिसको रसायन चूर्ण कहते हैं, कि गोक्षुर जिसको गोखरू कहते हैं, तो गिलोय, गोखरू, आंवला और अनंतमूल, इसका जो अगर चूर्ण वो सुबह शाम ले तो उसमें कोई हद तक राहत मिल सकती है। लेकिन आयुर्वेद में 5 चीज़ें जो कि हम संपूर्ण उपचार, होलिस्टिक मेडिसिन जिसको कहते हैं, जिसमें होता है सबसे पहले तो कौन सा दोष पड़ा है उसके अनुसार, अगर वृद्ध है तो हम शोधन चिकित्सा जिसको पंचकर्म कहते हैं, तो जो किडनी फेल्योर है इसमें हम पंचकर्म के उपचार, जिसमें बस्ती एक उपचार है, वो इलाज आयुर्वेद तज्ञ के मार्गदर्शन के अनुसार उनको करना होगा। जी डॉक्टर रहमान, जैसे मान लीजिए क्रिएटिनिन बढ़ा और रीनल क्रॉनिक प्रॉब्लम हो गई और डॉक्टर कहता है या तो डायलिसिस कराइए या फिर ट्रांसप्लांटेशन, अब क्या आयुष पद्धति में कुछ विकल्प है यूनानी में कि उनको ट्रांसप्लांट ना कराना पड़े या डायलिसिस की समस्या ना हो? जी हाँ, पिछले 25 साल में ये मेरा अनुभव है, प्रैक्टिस के 25 सालों में, कि जिनका क्रिएटिनिन लेवल 5 है, 5 से कम क्रिएटिनिन लेवल को हम नॉर्मल तक कई केसों में लेके आए। नॉर्मल लेवल क्या है? नॉर्मल लेवल इज अप टू 1 मिलीग्राम। 1, आप कह रहे 1 मिलीग्राम से अगर 5 भी हो गया, हाँ, यूनानी में ताकत हाँ, है कि वापस ला सकते 5 हैं। को वापस लाए हैं, लेकिन 5 से ऊपर का मैंने कभी क्लेम नहीं किया है। लेकिन 5 के आसपास 5 मिलीग्राम क्रिएटिनिन के बहुत सारे केसेस हैं जो कि रिवर्स हुए हैं। तो क्या करें अगर 5 तक है तो उसमें क्या उपचार है? मरीज को आना पड़ेगा। इट्स ए मल्टीफैक्टोरियल डिजीज एक फैक्टर नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं और वो टेलीविजन पे डिस्कस नहीं हो सकते। लेकिन मैं इतना जरूर जानना चाहूंगा कि अक्सर जब आयुष पद्धति की बात होती है हमें लगता है सिर्फ दवाई मिलेंगी, लेकिन यूनानी डॉक्टर बनने के लिए उसमें यूनानी एंड सर्जरी बात भी आती है, तो शल्य चिकित्सा भी शामिल है इसमें? देखिए सर, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे कोई भी सिस्टम हो, सर्जरी इसलिए नहीं पढ़ाई जाती कि आप सर्जरी करेंगे। जी, सर्जरी इसलिए पढ़ाई जाती है कि सर्जिकल केस को डायग्नोज करके सर्जन के पास भेज देंगे। सर्जरी करने का अख्तियार, ज्यूरिडिक्शन सिर्फ उस आदमी को जिसने MS किया हो, मास्टर ऑफ सर्जरी किया हो। अंडर ग्रेजुएट लेवल पे सर्जरी पढ़ाने का मकसद है कि हम सर्जिकल और मेडिसिनल केस के बीच में डिफरेंशिएशन कर लें। इसलिए उसको कहते हैं बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, ऐसे कहते हैं MBBS, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी। सर्जिकल केस को डायग्नोज करके उसे सर्जन के पास रेफर करना। व्हाट टू ट्रीट, व्हाट नॉट टू ट्रीट, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, व्हाट नॉट टू ट्रीट। जी, एक और कॉलर है डॉक्टर मृदुला, उनका सवाल लेते हैं। हेलो राजेंद्र जी। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी, सवाल पूछिए। कृपया अपने टेलीविजन का वॉल्यूम कम कर दीजिए। सर मैं टीवी पर हूँ, मैं छत पे आ गया हूँ सर। जी बहुत अच्छा है, अब सवाल पूछिए। सर ऐसा है, मेरे भावों हैं, उनका लगभग उम्र 27-28 साल होंगे जी। उनको सर में ऐसे दर्द रहता है ऊपरी हिस्सा एरिया में, और वो दर्द लगभग 2-3 घंटे या मतलब 4 घंटे, कभी रात में कभी दिन में, मतलब कोई टेम्परेरी फिक्स टाइम नहीं है उसके लिए जी। मैं 2 महीना करवाया तो कोई फर्क नहीं पड़ा था, डॉक्टर से दिखाया, चश्मे से लगाने के लिए बोले हैं जी। लेकिन अभी ऐसे कोई इलाज है आपके हिसाब से, क्या उसको दवाई करना चाहिए? क्योंकि नॉर्मली दवाई हमने दी है उनको, कोई तो फिर फर्क पड़ा नहीं है। जी, आप फोन पे बने रहें। डॉक्टर साहब, कुछ सवाल आप पूछना चाहेंगे? ये तकलीफ किन को है आपकी, कौन है वो? मेरी भावो है, मतलब मेरे भाई जो है उसकी वाइफ है। कितनी उम्र होगी उनकी? उनकी करीब 27-28 साल उम्र होगी उनकी। अब 27-28 वर्ष की वो हैं और डॉक्टर ने उनको ये बोला है कि वो चश्मा लगाएं। जी, चश्मे दिए हैं करीब 2 महीने में चश्मे लगाने के लिए जी। मतलब फिर भी शुरू है, बाकी जो दवाई खा रहे हैं उनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, तो अगर चश्मा लगाने को कहा है तो इसका मतलब जो उनको सिरदर्द है वो उनकी आंखों में कोई परेशानी होगी जिसकी वजह से उनको चश्मा लगाने की राय दी गई है। अगर वो दवाई खाती रहें और आंखों को ठीक ना करें तो उनका सिरदर्द कैसे ठीक होगा?
तो सबसे पहले उनको चश्मा जितना बोला गया है वो लगाएं, और उसके बाद भी उनका अगर सिर दर्द ठीक नहीं होता है तो वो जो भी, अगर वो यहाँ पर दिल्ली प्रदेश में आप रह रहे हैं तो दिल्ली में आयुष सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो वो किसी भी, और जो चिकित्सा आप लेते हैं वो हमेशा एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाकर ही लें। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि उसने पढ़ी है, उसने सर्जरी पढ़ के वो डायग्नोस करके तो बनाएगा कि सर्जन के पास भेजूं या मैं खुद उसको देखूं। अब उन्होंने बोला क्रेटिनिन लेवल 5 तक अगर उसके ऊपर बढ़ रहा है तो हम पेशेंट को रेफर करेंगे डायलिसिस, जहां उसकी जान को खतरा है और डायलिसिस कराना जरूरी है तो वहां डायलिसिस कराना होगा, क्योंकि अगर बॉडी के टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकले तो पेशेंट के उससे हेल्थ सफर करती है। जी बिल्कुल, लेकिन जैसे फैसिलिटीज की बात हुई, कई बार पेशेंट कहते हैं कि अगर हमें आयुष पद्धति अपनानी है तो हम कहाँ जाएं। डॉक्टर तनुजा, आपसे जानना चाहेंगे, आप तो एडिशनल डायरेक्टर हैं एकेडमिक्स, थोड़ा बताइए जो इंस्टीट्यूशन है चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान नजफगढ़ में, इसके बारे में बताइए, किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध है वहाँ? हाँ, ये एक दिल्ली सरकार का उपक्रम है जो 2010 से वहाँ शुरू किया। दिल्ली गवर्नमेंट की एक ऑटोनोमस बॉडी है और वहाँ 100 एकड़ में आयुर्वेद का संस्थान दिल्ली वासियों के लिए तो एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमारे यहाँ जो अस्पताल है वहाँ रोजाना 1500 मरीज आते हैं, 22 कंसल्टेंट एक साथ सभी स्पेशलिटी की ट्रीटमेंट करते हैं। 220 बेड का अस्पताल है और वहाँ 100 एकड़ में से 70 एकड़ में हम वहाँ एक बहुत ही अच्छा हर्बल गार्डन डेवलप कर रहे हैं। और दिल्ली गवर्नमेंट ने, जैसे अभी आप आयुष के सभी एक्सपर्ट हैं, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी योग और नेचुरोपैथी की भी संस्था वहाँ शुरू करने का एक दिल्ली गवर्नमेंट का प्रयास है। तो सभी एक जैसे नेचुरल हब वहाँ होगा जिसमें सभी प्रकार की प्राकृतिक चिकित्साएं वहाँ उपलब्ध होगी, योगा होगा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद होगा। और हमारे यहाँ वो एक टीचिंग इंस्टीट्यूशन है, तो यहाँ BAMS और MD के भी स्टूडेंट हैं। हमारी कैपेसिटी अभी 100 इनटेक है, अभी 500 स्टूडेंट वहाँ बहुत अच्छी तरह की एक जिसको स्टेट ऑफ आर्ट इंस्टीट्यूशन में शिक्षा ले रहे हैं। और देश में डॉक्टर साहब कह सकते हैं कि लाखों की तादाद में आयुर्वेद डॉक्टर हैं। यस, 5 लाख के करीब डॉक्टर्स हैं, 300 कॉलेजेस है। जैसे एक इंस्टीट्यूशन है 300 आयुर्वेद के कॉलेजेस जो CCIM जो सेंट्रल अपेक्स बॉडीज उससे रिकॉग्नाइज होते हुए यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन। डॉक्टर रहमान, यूनान के डॉक्टर्स, यूनानी पद्धति के डॉक्टर्स भी बहुत हैं भारत में। आप इसे यूनान मत कहें, नाउ वी आर द वर्ल्ड लीडर। वी आर द वर्ल्ड लीडर्स है। Yes. ये कैसे हुआ कि यूनान से पद्धति आई लेकिन भारत में अब ज्यादा प्रचलित हो गई? वी आर द वर्ल्ड लीडर एज फार एज यूनानी मेडिसिन इज कंसर्न। वेरी हार्टनिंग। हाँ, और यूनान में तो शायद किसी को पता भी नहीं हो यूनानी मेडिसिन क्या है। लेकिन इस वक्त हमारे पास पूरे हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन 42 यूनानी मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें से 8 पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज हैं, एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन है बेंगलोर में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन अंडर कंस्ट्रक्शन है गाजियाबाद में, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च यूनानी मेडिसिन, जिसकी 23 सेंटर पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं जी। एंड 50,000 डॉक्टर्स हैं, 2,000 डिस्पेंसरीज हैं, 2300 बेड्स हैं उसके अंदर, बहुत सारी क्या कहते हैं आपके इंडस्ट्री है। तो वी आर द वर्ल्ड लीडर। इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे दुनिया में यूनानी मेडिसिन का किसी के पास नहीं है। जी, ये सुन के तो काफ़ी राहत होती है। और जैसा डॉक्टर रईसुर रहमान कह रहे हैं कि यूनानी में भी भारत अब लीड कर रहा है। और साथ ही अगर बात योगा की करें तो बहुत ही सुखद समाचार ये है कि इस साल 21 जून 2015 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाएगा और वहां भी भारत लीड कर रहा है। तो आइए आयुष्मान भारत के अगले सेगमेंट में आपको योगा के कुछ आसन से जुड़ी जानकारी देते हैं। पद्मासन क्रिया बहुत प्रचलित है और इसे करना बहुत आसान है। इससे तनाव दूर करने में मदद मिलती है। सर्वांगासन से रीढ़ में लचीलापन लाया जा सकता है, जिससे पीठ तथा गर्दन का दर्द ठीक हो सकता है। सुप्त पवन मुक्तासन, इससे आंत्रशोथ संबंधी विकारों, बाईं बादी और पीठ दर्द ठीक हो जाते हैं।
योग, संतुलित जीवन, स्वस्थ जीवन और सुखी जीवन के लिए। आप देख रहे हैं कार्यक्रम आयुष्मान भारत। आज हमारे साथ डॉक्टर मृदुला पांडे, होम्योपैथी विशेषज्ञ, डॉक्टर तनुजा नेसरी, आयुर्वेद विशेषज्ञ, और डॉक्टर रईसुर रहमान, यूनानी विशेषज्ञ मौजूद हैं। और चलते चलते आप सबसे ज़रूर जानना चाहेंगे, आपसे पहले पूछेंगे डॉक्टर मृदुला, सुविधाओं की बात हो रही थी तो आयुर्वेद और यूनानी की बात तो हमने जानी, अगर दिल्ली में होम्योपैथी फैसिलिटीज़ की बात करें तो क्या क्या ऑप्शंस हैं? दिल्ली में हमारे 2 मेडिकल कॉलेज हैं। एक तो नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज जो डिफेंस कॉलोनी में है, दूसरा हमारा BR सूर मेडिकल कॉलेज रिसर्च सेंटर जो नानकपुरा में है। इसके साथ ही दिल्ली में 101 होम्योपैथिक डिस्पेंसरीज हैं जो एलोपैथिक डिस्पेंसरीज के साथ ही कोलोकेटेड डिस्पेंसरीज जिनको हम बोलते हैं, तो कोलोकेशन में है। और साथ में उसमें 19 हॉस्पिटल्स जो हमारे दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर हमारी एक होम्योपैथिक यूनिट भी अटैच्ड है। जी, और अंत में ये जानना चाहेंगे कि जो सारी पद्धतियां हैं डॉक्टर तनुजा, कितनी इंटीग्रेशन है, क्या ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, चाहे आयुर्वेद हो, यूनानी, सिद्धा, सोगरिप्पा? ये सभी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है, क्योंकि एक जो होलिस्टिक अप्रोच है, होलिस्टिक ट्रीटमेंट, ये सभी का एक आत्म केंद्र है, तो इसी के आधार पे ही यही सभी बनी है। तो मैं अंत में यही कहना चाहूँ कि आयुर्वेद में सर्जरी भी है, क्योंकि सुश्रुत तो सर्जरी का जनक माना जाता है। और अगर हम पब्लिक हेल्थ की बात करें, चाहे ग्लोबल हेल्थ की बात करें या चाहे प्रिवेंटिव हेल्थ की बात करें, तो ये सभी में हम ये कहेंगे कि आयुर्वेद में, क्योंकि वो अष्टांगों के सभी स्पेशलिटी को ट्रीटमेंट करने की और वो एक स्वास्थ्य रक्षा की ताकत इस वैद्यक परंपरा में है जो इंडिजिनस सिस्टम ऑफ इंडिया है। तो एक मेन स्ट्रीमिंग के लिए ये आयुष सिस्टम को अगर हम मेन स्ट्रीमिंग ये इंडिया की एक मेन स्ट्रीम जब भी कितनी मेन स्ट्रीम हो पाई है? एक तो हमें इसे वैकल्पिक पद्धति नहीं कहना चाहिए। हाँ, यस, ये तो पारंपरिक है, पारंपरिक पद्धति है और ये हमारी मूल चिकित्सा पद्धति है और ये हमारे जीवन पद्धति का एक हिस्सा है। तो हमें कोई अलग ये परंपरा या अल्टरनेटिव मेडिसिन नहीं है। बिल्कुल अल्टरनेटिव मेडिसिन नहीं है। डॉक्टर रईसुर रहमान, मोटे तौर पर आयुर्वेद और यूनानी में क्या फर्क है? बताता हूँ साहब आपको जी। आयुर्वेद और यूनानी में है फर्क इतना, हम देखते हैं ख्वाब, ये देखते हैं सपना। अरे ये तो शायरी हो गई, आपने शायरी से जोड़ दिया। हम तो भाई भाई हैं। फर्क नहीं है। आप ये पूछ रहे थे मुझसे कि यूनानी मेडिसिन यूनान छोड़ के हिंदुस्तान में क्यों फ्लरिश की? जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि यूनानी की जो आप एडवांस शक्ल देख रहे हैं वो सिर्फ हिंदुस्तान में कहीं नहीं, पूरी दुनिया में। हिंदुस्तान में यूनानी 8वीं सदी में आई और यहाँ फर्निश इसलिए की कि इससे मिलता जुलता सिस्टम यहाँ मौजूद था पहले आयुर्वेदा। और आयुर्वेद यूनानी में इंटीग्रेशन बहुत हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हमने आयुर्वेद से ली हैं और बहुत सारी दवाएं यूनानी की आयुर्वेद में इस्तेमाल होती हैं। तो पहले से यहाँ पे एक्सेप्टेबिलिटी थी इन सिस्टम। तो एक्सेप्टेबिलिटी है, तो जैसा आप डायरेक्टर जनरल हैं सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी, तो अब रिसर्च किस मुद्दों पे हो रहा है? हाँ, देखिए हमारे सिस्टम पूरे सिस्टम है, कंप्रहेंसिव सिस्टम है, सब कुछ हम ट्रीट करते हैं, सब हमारे पास स्ट्रेंथ है, लेकिन हमने इसके डाटा जनरेट नहीं की। जी, आज हम ये कोशिश कर रहे हैं कि एविडेंस बेस्ड ब्रांड मेडिसिन को और पूरी दुनिया को दिखाएं कि हमारे पास ये स्ट्रेंथ है, इसलिए हम रिसर्च कर रहे हैं। बिल्कुल रिसर्च करेंगे, स्टैंडर्डाइजेशन बहुत जरूरी है ताकि जो विश्वास है इन आयुष पद्धतियों में वो बढ़ सके आम जनता का। लेकिन आयुष्मान भारत उसी दिशा में प्रयास है कि हम इससे जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएं। और आज इस विषय पे डॉक्टर रईसुर रहमान, डॉक्टर तनुजा, डॉक्टर मृदुला जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और यदि इस कार्यक्रम से जुड़ा कोई फीडबैक आप देना चाहें तो हमारा ईमेल का पता ज़रूर नोट करें। आप हमें ईमेल के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है ayushmanbharat@doordarshan.gov.in, ayushmanbharat@doordarshan.gov.in। तो जैसे कि आशीर्वाद देते हैं बड़े, आयुष्मान भव, बहुत ज़रूरी है कि लंबा जीवन, स्वस्थ जीवन के लिए आप आयुष पद्धति से जुड़ जाएं। नमस्कार।